Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 3 of Fiscal Policy and Budgeting. Okay, तो पिछले लेक्चर में हमने डेफिसिट चालू किए थे। सबसे पहले तो हमने बेसिक ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखा। बेसिक्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखने के बाद हमने डेफिसिट चालू किए थे, जिसमें हमने प्राइमरली दो डेफिसिट डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहला था हमारा कौन सा? सबसे पहला था जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, सबसे पहला था हमारा फिस्कल डेफिसिट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज गवर्नमेंट इज ओनली टारगेटिंग फिस्कल डेफिसिट। ओके, और इसके दूसरे नंबर पे हमने रेवेन्यू डेफिसिट को डिस्कस किया था। दोनों पे हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की, अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट तक की लगभग डिस्कशन की थी हमने। वो दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा। आज हम सारे डेफिसिट कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो आज के लिए डेफिसिट आता है वो है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा डेफिसिट आता है? प्राइमरी डेफिसिट। अभी प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट रिवाइज करते हैं। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। मतलब ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है? कि गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखो यहाँ पर, अब आप ये बताओ कि फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरेस्ट पेमेंट भी देती है। जो पहले की सरकारें आई थी उन्होंने जो इंटरेस्ट पेमेंट दी, मतलब जितने लोन लिए, तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट वापस की जा रही है। की जा रही कि नहीं की जा रही है? की जा रही है। तो सिंपल सी बात है कि भैया जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई उसमें उसकी क्या गलती? फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ 40-50 साल तक मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड में हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस में कांग्रेस का राज रहा। तो जो भी मैक्सिमम बोरोइंग की किसने की? कांग्रेस ने बोरोइंग की। बीजेपी का तो ये मुश्किल से तीसरा टर्म है। पहली बार वाजपेयी साहब, सेकेंड टर्म में मोदी, अब थर्ड टर्म में फिर से मोदी जी। तो आप यहाँ पर देखिए, तो मोदी जी जानना चाहेंगे कि भैया इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो जब मोदी जी बोलेंगे कि भैया आप ये फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो जो मैं देता हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट घटा दूँ, तो उसके बाद जो बचेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट निकालने का मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की इफिशियंसी चेक करने के लिए होता है कि अगर मान लो पहले की सरकारों ने बोरोइंग नहीं की होती तो एक्चुअली इस टाइम पे कितना फिस्कल डेफिसिट होता। जैसे मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि 200 रुपये का गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा था। अब मान लीजिए, ठीक है, आप मान लो पहले इंटरेस्ट पेमेंट कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। आज मान लो सरकार चालू हुई, मान लो नेहरू जी की सरकार है, ठीक है, नेहरू जी की सरकार है। अब 200 रुपये उनको टैक्स से रेवेन्यू मिला, उन्होंने 300 रुपये का खर्चा कर दिया, बिकॉज बोला कि भैया मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, तो 100 रुपये का उनको डेफिसिट हो गया। तो अब ये क्या करेंगे? बाहर से बोरो करेंगे, मतलब मार्केट से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो ये 100 रुपये का क्या हुआ? उनका फिस्कल डेफिसिट हुआ। ठीक है, अब मान लो ये जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 1% है, 2% जो भी है, मतलब फिर भी मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ -100 रुपये है। अब ये नेहरू जी अब लोन लेंगे तो आपको क्या लगता है अगले साल खत्म कर देंगे क्या? नहीं, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बढ़ के मान लो ये सिर्फ इस बार उसने 90 रुपये वापस किया, लेकिन अगली बार फिर से नेहरू जी बोले कि नहीं यार, रेवेन्यू 200 रुपये आया, अब मुझे और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो मैं 400 लूँगा, तो ये 200 आ गया, तो पहले का 90 प्लस 200 जुड़ जाएगा, तो मतलब 290। तो आप देख रहे हो, मतलब पिछले कितने सालों से ये लोन पे लोन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इस पर हम इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं, इस पर हम प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट पेमेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं ना। तो बस मोदी जी का यही कहना है कि भैया आप ये जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, जो आप 3% दिखा रहे हो, 3.8% था ना, जो भी था लास्ट ईयर, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कितना था, बट कमेंट करके बताइएगा क्या था। ओके, तो 3.8% मान लो एग्जाम्पल के लिए 3.8% है, तो मोदी जी बोल रहे भैया इसमें तो आप पिछली सरकारों का इंटरेस्ट पेमेंट भी जोड़ रहे हो, तो इसमें आपको मेरी इफिशियंसी पता नहीं चल रही है, मैंने कितना अच्छा काम किया पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मैंने रेवेन्यू बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर मान लो मोदी जी जैसे मान लो यहाँ पर 200 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, अब उन्होंने मान लो सिर्फ और सिर्फ ये 290 रुपये लिया, तो ये 90 रुपये तो उनका फिस्कल डेफिसिट रियल में आया। ठीक है, लेकिन वो पिछली का पेमेंट भी वापस कर रहे हैं, ये वो पेमेंट वो पेमेंट, लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं आप मुझे भैया इसके ऊपर जांचो कि मैंने कितना बोरो किया। तो अल्टीमेटली क्या होगा? इस चीज़ पे हमें जांचना है। ठीक है, समझ में आया? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जब फिजिकल डेफिसिट में से जो पूरा बैकलॉग का हमारा इंटरेस्ट पेमेंट एंड एवरीथिंग होता है, उसको जो अगर आप मतलब सब्सट्रैक्ट कर दो तो उसके बाद जो भी आता है उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। और वो गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 0.7%। ये पुराना डेटा है, इसको चेंज कर लेना। ओके, जब आपके सामने वीडियो की हो सकता है चेंज हो चुका हो, या फ्यूचर में जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ओके, 0.7% अभी मेरे हिसाब से 0.7% है प्राइमरी डेफिसिट। फाइन, तो इस पर आप टेंशन मत लेना। कितना है? 0.7%। मतलब कि, और एक्चुअली मैंने कितना दिखाया पिछली बार फिजिकल डेफिसिट? 3 पॉइंट समथिंग कुछ 4% के आसपास दिखाया था मैंने आपको। ठीक है ना, तो आप देखो कितना कम है। तो इतनी सारी हमारे पास पिछली बोरोइंग है,
ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 0.7% बोरो करना पड़ता है अपन को डेफिसिट को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। इसके बाद आता है हमारे सामने कोई मोनेटाइज डेफिसिट से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, क्या आता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हर साल स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है। अब वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है सारी की सारी ग्रांट लोगों को पेंशन या सैलरी देने में तो नहीं दे देती है। अब कुछ ना कुछ वो एसेट प्रोड्यूस करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाँव में रोड बनवा रही है, या कुछ घर बनवा रही है हाउसिंग कंपनीज के अंदर, या कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा रही है। ठीक है ना, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि भैया जो हम ग्रांट दे रहे हैं उससे तो एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो आप उसे रेवेन्यू वाले पार्ट में क्यों गिन रहे हो? रेवेन्यू वाले पार्ट में क्यों गिन रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो ना? रेवेन्यू पार्ट क्या होता है? रेवेन्यू मतलब होता है नॉन प्रोडक्टिव कंजम्पशन, मतलब सिर्फ हमने चीज़ें खरीदी, उड़ाई और ख़त्म कर दी। ओके, लेकिन हम चाहते थे कि वो पैसा इफेक्टिव जगह यूज़ हो, जहाँ पर कोई एसेट का क्रिएशन हो। तो आप देखो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, मानते हैं कि भैया जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा होता है सैलरी में जाता है, पेंशन में जाता है, इधर उधर जाता है, बट कुछ पैसा तो सारी स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एसेट क्रिएट करती होंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बना दिया, या फिर आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कुछ ना कुछ बना दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना था कि आप उसको रेवेन्यू डेफिसिट में काउंट मत करो, उसको आप काउंट करो कैपिटल वाले अकाउंट में। तो लेकिन अब उसको इंक्लूड वहाँ पर किया नहीं जा सकता था, बिकॉज वो ग्रांट के थ्रू गया था। ठीक है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का दो एक्सपेंडिचर होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव होता है, जो मैंने बताया आपको, सैलरीज, पेंशन, एवरीथिंग। इसके बाद दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, ग्रांट जो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पूरा खर्चा यहाँ पर नहीं करती है, कुछ खर्चा कहाँ पर करती है? एसेट बनाने में भी। ठीक है, एसेट बनाने में भी। तो वो बोल रहे हैं कि आप ये वाला जो पार्ट है, जो एसेट में पार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको आप कैपिटल में काउंट करो। तो उसके लिए अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ ग्रांट है, यहाँ कैपिटल, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रांट है, यहाँ पर कैपिटल, ऐसे नहीं किया जाता। इसलिए उसके लिए एक नई टर्म बना दी गई, जिसको कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बना दिया गया? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब कि जैसे मान लो कि जितनी भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 रुपये सारे स्टेट्स को जोड़ डाल के दिए। ठीक है, अब स्टेट्स ने खर्चा कर दिया 150 रुपये सैलरी पेंशन में, लेकिन 50 रुपये का सारी स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। तो ये 50 रुपये जो है वो बन जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलेंगे इसको? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ERD। ठीक है, और ये कब लाया गया था? ये से 2003 में लाया गया था। ठीक है, 2003 में, सॉरी 2003 में FRBM एक्ट जो 2003 में आया था, उसको अमेंड करके 2011-12 में लाया गया था। ठीक है, इसके बाद लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन जब आती है तो उसने बोला कि भाई इसको डिसकंटिन्यू कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्यों बोला था वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ पर जो रिपोर्ट थी 14 फाइनेंस कमीशन की, वहाँ पर आपको ईजिली पता चलेगा कि ऐसा क्यों मना किया गया था। लेकिन याद रखना, FRBM एक्ट 2003 में अमेंडमेंट की गई थी। ठीक है, इसके बाद इसको 2011-12 में लाया गया था, और 14 फाइनेंस कमीशन ने बोली कि भाई इसको बंद कर दो, कोई मतलब नहीं इसको देने का। ठीक है, अब रीज़न हम आगे जानेंगे। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ओके, अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट में, मोनेटाइज डेफिसिट में। ये मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है? देखो उससे पहले एक और मैं आपको करंट का टर्म बताना चाहूँगा, एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग। आपने लास्ट ईयर काफ़ी सुना होगा, कैग की रिपोर्ट में भी इसका मेंशन था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग क्या होती है? देखो अगर आप देखो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करती है वो बजट में दिखाती है। ठीक है, और वही जो बोरो करती है वही फिजिकल डेफिसिट बनता है। मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल 200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए, 400 रुपये का खर्चा हुआ, तो 200 रुपये गवर्नमेंट को बाहर से लाना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल डेफिसिट। और यही बोरोइंग होती है एक्चुअली में। ठीक है, बिकॉज एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास तो रियल में है नहीं ना, तो आप बोरो करोगे, तो ये बोरो किया पार्ट फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेल डन। अब देखो, अब क्या होता है ना कि गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है, अपना फिजिकल डेफिसिट दिखाना चाहती है, हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। तो उसके लिए बिकॉज इसके ऊपर टारगेट भी कि भी आपको 3% से कम करना है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, टारगेट भी है। अगर ऊपर से सिंपल दूसरी बात ये होती है कि अगर मान लो कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, या मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी फॉर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, अगर उसका फिजिकल डेफिसिट 3.5% से ऊपर हो जाता है ना, तो जितनी भी बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लाइक फॉर एग्जांपल मूडी हो गई, फिच हो गई, ये लोग हमारी रेटिंग गिरा देते हैं। मतलब जो सॉवरेन रेटिंग होती है हमें B+ के आसपास डाल देंगी। मतलब B+, अभी चलते B- हो गया है, बिकॉज अभी भी रिसेंट में फिच आई थिंक किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हमारी रेटिंग गिराई है। अब देखो जैसे ही हमारी रेटिंग गिरती है ना, तो उसका प्रॉब्लम पता है क्या होता है?
प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से डर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर आप अमेजोन में कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सस्ता हो, मान लो कि आपको कोई जूसे जो 500 के मार्केट में वो 450 में मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसकी रेटिंग जाकर देखते हो, अगर वो 4% से मतलब 4 स्टार से ऊपर होती है तब आप उस जूते को प्रेफर करते हो, अगर 4 से नीचे होती है तो आप प्रेफर नहीं करते हो। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, जब इन्वेस्टर आके देखते हैं कि भैया किस कंट्री में इन्वेस्ट करें, तो अगर उन किसी की रेटिंग B+B- रहती है तो उनमें वो लोग प्रेफर नहीं करते इन्वेस्ट करना। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि उनका फिजिकल डेफिसिट हमेशा कम रहे, लेकिन सब जानते हैं गवर्नमेंट ने कितना कर्जा खा के बैठा है। अब जो आपको लोगों को पीएम किसान के नाम पे लोन मिल रहा है, मतलब लोन क्या, पैसे मिल रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह। इसके बाद जो रोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, MG नरेगा में काम दिया जा रहा है, तो सब पैसा कहाँ से आ रहा है यार? पैसा बाहर से आ रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है, ठीक है। ये पैसा सब बाहर से आ रहा है, बोरोइंग का पैसा है। बाहर से मतलब मार्केट से बोरो किया गया, बैंक से बोरो किया गया है, कॉर्पोरेट मार्केट से बोरो किया गया है, ठीक है। यहाँ से ये कंप्लीट बोरोइंग है, और ये बोरोइंग ना बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में कैग ने बोला था कि अगर आप एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज को मिला दो तो ये बोरोइंग 4%, मतलब फिजिकल डेफिसिट 4% से ऊपर चला जाएगा। तो एक्स्ट्रा बजटिंग बोरोइंग है क्या? एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग आप शब्द से ही समझ सकते हो कि ऐसी बोरोइंग, ठीक है, ऐसी बोरोइंग जिसे बजट में नहीं दिखाया जाता है, उसको एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग कहा जाता है, ठीक है। बजट में नहीं दिखाया जाता है। क्या अब आप सोचोगे यार बिना बजट के मतलब कोई पैसे कैसे निकाल सकता है? देखो क्या करते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की PSUs होती है ना, PSUs हो गई, तो वो लोग क्या करती हैं, लोन ले लेती हैं बाहर मार्केट से। अब देखो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इसका जो लोन वापस करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आती है। और जो पैसा ना बजट के थ्रू जाता है, ये पैसा बजट के थ्रू जाता है, और ये वाला जो पैसा है इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने बजट अकाउंट में शो नहीं करती है, और इसी को कहा जाता है एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग, ठीक है। इसी को कहा जाता है एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग, ठीक है, याद रखना, इसी को कहा जाता है एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग। समझ में आया? एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग बजट का वो पार्ट होता है जो कि गवर्नमेंट बजट में शो नहीं करती है, ठीक है। अब बजट में शो कर देगी तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारी जो रेटिंग है डाउन कर देगी, और कम रखने के लिए गवर्नमेंट लाइक 3.3 से लेके 3.5% तक गवर्नमेंट दिखाना चाहती है अपना FD, लेकिन एक्चुअली में बोरोइंग 4% से ऊपर पहुंच चुकी है अगर आप एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग निकाल दो। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन PSU को बोलती है कि भैया आप हमारे नाम पे लोन ले लो, और फिर जो भी आपकी हम फंडिंग है वो मिनिस्ट्री के थ्रू करवा देंगे, और उसे बजट में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, उसको बजट में नहीं दिखाया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट 3 से 3.5% के बीच में ही दिखता है, लेकिन एक्चुअली में जो इसकी फंडिंग है, जो पैसा वापस किया जा रहा है, वो बजट के थ्रू वापस किया जाता है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू वापस किया जाता है, और उसको बिल्कुल भी दिखाया नहीं जा रहा है बजट में, ठीक है। इसी को कहा जाता है एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग। ओके, डन, ओके, वेल एंड गुड। अब देखो एक्स्ट्रा बजट बोरोइंग हो गई। अब ये एक पुराना टॉपिक है, मोनेटाइज डेफिसिट। देखो जब शुरू शुरू में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो आप सब जानते हो हमारे पास सेविंग तो थी नहीं, ठीक है, सेविंग्स थी नहीं। आप सब, मैंने आपको बैंकिंग नेशनलाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था, जब आई वॉज टीचिंग लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। सो उस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं हुआ करती थी। तो आप सोचो क्या उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी बैंक से बोरो कर सकती थी? बैंक से लोन ले सकती थी? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बैंक के पास पैसा ही नहीं था। तो आप ये सोचो कि जो नेहरू जी को इतना डेफिसिट होता होगा, बिकॉज नेहरू जी ने बोला था भाई हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करेंगे, और जितना भी मशीनरी थी सब कुछ बाहर से आ रही थी, क्योंकि इंडिया में तो बन नहीं सकती थी, बिकॉज टाइम पे हमारी इतनी केपेबिलिटी नहीं थी। तो अल्टीमेटली आप ये सोचो कि वो पैसा कहाँ से आ रहा था? वो पैसा आ रहा था मनी को प्रिंट करके, ठीक है, मनी को प्रिंट करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, नेहरू जी ने 200 रुपये पैसे आए उनके पास, ठीक है, टैक्स के माध्यम से। नेहरू जी ने 400 रुपये जी का खर्चा कर दिया। अब नेहरू जी के सामने डेफिसिट आ गया 200 रुपये का, ठीक है। नेहरू जी ने बोला कि भैया RBI को बोलो पैसे प्रिंट करके दे देगा। तो इसको कहा जाता है मोनेटाइज डेफिसिट या फिर डेफिसिट फाइनेंस। ये जो पूरा तरीका होता है ना ये मनी प्रिंट का, इसको कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। और जो डेफिसिट निकलता है, मतलब ये जो डेफिसिट निकल रहा है, इसको कहा जाता है मोनेटाइज डेफिसिट। समझ में आया? ओके, गुड। अब ये पैसा सरकार को वापस भी नहीं करना पड़ता। आप सोचो कितना अच्छा है। समझ में आ रहा है कि पहले फिजिकल डेफिसिट कम क्यों था? हर चीज़ का एक रीज़न होता है भाई, ठीक है ना। बिकॉज गवर्नमेंट पहले बोरो कर ही नहीं रही थी। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ RBI को बोल देती कि भैया जितना हमारा डेफिसिट है उतना आप प्रिंट कर दो पैसा, सिंपल, आप प्रिंट करो हम उसे उड़ा देंगे, ये था। लेकिन ये जो एक्टिविटी थी ना काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं नेगेटिव सेंस में प्रमोट हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे जो मनी थी उसको प्रिंटिंग अलाउ क्यों कर रही थी, क्या रीज़न था? देखो उस टाइम पे हम नई नई कंट्री बने थे, बिल्कुल आज़ाद कंट्री थे, ठीक है। और ये नई कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज बैंक्स में पैसा नहीं होता है, ठीक है। बैंक्स में जब पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट बोरो नहीं करेगी। जब गवर्नमेंट बोरो नहीं करेगी तो आप ये सोचो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कैसे करेगी,
ठीक है, इंडस्ट्रीज कैसे बनाएगी, तो उस टाइम पे बिल्कुल सही था ये कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे प्रिंट करवा ले, आरबीआई से जैसे ही प्रिंट पैसे करवा लेगी तो क्या होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी, प्लांट्स बनवाएगी, जैसे नेहरू जी ने डैम्स बनवाए, भाखड़ा नंगाल एंड एवरीथिंग, तो उसमें मजदूर लगे होंगे, जब मजदूर लगेंगे तो उनको पेमेंट मिलेगी, पेमेंट मिलेगी तो लोग और खर्च करेंगे, और जो फिर प्राइवेट इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ अलाउड थी तो वो और बहुत सारी चीज़ बनाएंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, तो उस टाइम पे ये सही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पे करते रहो तो इसके बहुत सारे लॉसेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हुआ, सबसे पहला हुआ क्राउडिंग आउट, मतलब जितना भी पैसा रहता था, ठीक है, मार्केट में जितना भी पैसा होता था वो तो गवर्नमेंट ले लेती थी, ऊपर से मनी को भी प्रिंट करवा लेती थी, तो प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ भी पैसा बचता ही नहीं था भैया बैंक से लोन लेने के लिए, तो वो लोग अपना एक्सपेंशन कैसे करेंगे। और ऊपर से दूसरी बात, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा आप मनी पंप इन कर दोगे मार्केट में तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो अभी दोबारा नहीं समझाऊंगा यार, बिकॉज फिर से बहुत टाइम लग जाएगा, इन्फ्लेशन में सब कुछ क्लियर किया है कि अगर मनी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बहुत अच्छा होता है जो 4% के आसपास का होता है, लेकिन अगर आप क्रीपिंग से ऊपर जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रॉटिंग में चले जाओ, गैलोपिंग में चले जाओ, रन अवे में चले जाओ, हाइपर में चले जाओ, तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो ऐसी कुछ कंडीशन आप कह सकते हो 1990s में बनना चालू हो गई थी, उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आ गई थी और हमने इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी ले लिया था, ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की जो पॉलिसी थी उनको भी अपना लिया था। और उस टाइम पे हमारे पर वो जो क्या कह सकते हैं हम, आईएमएफ ने कंडीशन डाल दी थी एसएपी के अंदर, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब आई विल टीच यू आईएमएफ, तो वहाँ पर आईएमएफ ने हमारे ऊपर एक कंडीशन ये डाल दी थी कि भैया अगर आपको हमसे कंटिन्यू लोन चाहिए तो आपका जितना भी फिजिकल डेफिसिट है ना उसको कम करके अप्रॉक्सीमेटली आपको 3% से नीचे करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको आगे सर्विस नहीं दी जाएगी, ऊपर से क्रेडिट रेटिंग आपकी जो रेटिंग है वो गिरा देंगी, जब आपकी रेटिंग ही नहीं रहेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी, तो अगर आपको अच्छे से इंप्रूव करना है तो इसको घटा दो। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बोला कि भैया अब ये जो नोट्स प्रिंट होते हैं ना, करेंसी प्रिंट होती है वो बंद, अब बंद मतलब बंद, खत्म, अब इससे हम पैसे प्रिंट नहीं करवाएंगे। और 1997 में अल्टीमेटली वो जो करेंसी प्रिंटिंग थी उसको बंद कर दिया गया। अब जैसे ही कोविड-19 की सिचुएशन आई, ठीक है, कोविड-19 सिचुएशन आई तो उस टाइम पे रघुराम राजन जैसे काफ़ी बड़े एक्सपर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट कैन यूज डेफिसिट फाइनेंसिंग मोड बट गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रेफर्ड इट, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है कि भैया अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कर देंगे और धोखे धड़ा के हमारी रेटिंग गिर गई तो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है जो कि बहुत कम हो चुकी है वो भी आना बंद हो जाएगी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग का फायदा अभी भी नहीं उठाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भैया हम नहीं उठाने वाले, लेट इट बी, ओके, चलो ठीक है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ये हो गया, एंड दिस इज ऑल डन, ठीक है। अब देखो, अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस पढ़ते हैं, इसका ओरिजिन देखो कहाँ से होता है। 1997 में भैया आपने बंद कर दिया मनी प्रिंट करवाना, ठीक है, करेंसी प्रिंट करवाना बंद कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को लोन तो फिर भी चाहिए था, ठीक है, बोरोइंग तो फिर भी करनी थी, आप मार्केट से बोरोइंग कर लोगे, लेकिन आरबीआई भी गवर्नमेंट को पैसे देती है, ठीक है, पहले मनी प्रिंट करके देती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप मनी प्रिंट करके मत दो, आप करेंसी प्रिंट करके मत दो, आप हमें लोन के रूप में पैसे दे दो, वो हम पैसे आपको वापस कर देंगे। पहले क्या होता, पहले का मैकेनिज्म क्या था, 1997 से पहले का, 1997 से पहले का मैकेनिज्म ये था कि जितना भी गवर्नमेंट का डेफिसिट है, गवर्नमेंट सीधे सीधे आरबीआई से बोलती है कि भैया प्रिंट कर दो और पैसे आ जाएंगे गवर्नमेंट की जेब में, गवर्नमेंट उड़ा देगी, कोई वापस नहीं करना है, और मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ने से पूरी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ती जा रही है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन पहुंचने लगी थी। इंदिरा गांधी के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 27% तक का भी इन्फ्लेशन गया, आपको बता दो, सोचो हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन थी। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप क्या करना, आप हमें देखो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो आप क्या करो कि हमें ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला तरीका था उसको बंद कर दो, आप हमें सीधे सीधे क्या कर दो, पैसे देना चालू कर दो, ठीक है, लोन पे, और हम वो लोन आपको वापस कर देंगे। अब उसी लोन के तरीके को, ठीक है, उसी लोन के तरीके को वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं, मतलब आरबीआई जो गवर्नमेंट को लेंड करती है, ठीक है, आरबीआई जो गवर्नमेंट को लेंड करती है उस तरीकों को वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। और याद रखना सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए नहीं है भैया, ये स्टेट्स के लिए भी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है, ठीक है, इसको मत भूलना, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आरबीआई इनको पैसे देती है। सबसे पहले तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको क्या करना पड़ता है, अपना एक एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वैसे अकाउंट खुला रहता है, ठीक है। अब उस अकाउंट में क्या रहता है, उस अकाउंट में आपकी जितनी भी जीडीपी है, साल की जितनी भी जीडीपी है उतना उसका एवरेज लेना, आपको 3 साल का एवरेज लेना है और उसकी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम गुजरात की बात करते हैं, अगर हम देखें गुजरात की लास्ट 3 ईयर्स में अगर जीडीपी मान लो 8%, 9%, 10%, ठीक है, ऐसी मान लो आखिरी के 3 साल में, तो आप इसका एवरेज लो, ठीक है, 8 + 9 + 10/3, अब जो भी आया मान लो, तो आप कह सकते क्या आएगा 19, हाँ मान लो अगर मान लो 10 आया, ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लो 10 आया, तो आपको 10% ऑफ द जीडीपी
यहाँ पर एज अ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिनिमम बैलेंस तक मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी के सारे स्टेट गवर्नमेंट को करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जीडीपी कितनी है, अगर मान लो अभी के टाइम पे 7% ऐसा मान लो, तो पिछले 3 साल का एवरेज देखेंगे और उसका जो भी एवरेज आएगा उतना आपको मिनिमम बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी एंड गुड। अब देखो, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने मार्केट से बोरो कर लिया, ठीक है, सबसे पहले तो काम पता है, अगर कुछ भी रहता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले मार्केट की तरफ जाती है, अगर मार्केट से बोरो कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये रहती है कि भैया गवर्नमेंट जो है पूरा पूरा मार्केट से बोरो नहीं कर सकती है, बिकॉज अगर वो पूरा पूरा मार्केट से बोरो कर लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ लोन ही नहीं बचेगा लेने को। अगर उनके पास लोन नहीं होगा तो वो लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट जानबूझ के आप कह सकते हैं 30-40% ले लेती है और जितना बचा छोड़ देती है। उसके बाद हो जाती है आरबीआई के पास। अब सबका देखा अकाउंट खुला हुआ है और मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन है, ठीक है। अब उनके पास बोलेंगे कि भैया हमें लोन चाहिए, और वेस्ट एंड मीन्स एडवांसेस में सिर्फ और सिर्फ 90 दिन का लोन मिलता है। शॉर्ट टर्म लोन होता है ये, मतलब 3 महीने का बस लोन रहता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेता है आरबीआई? भैया वो लेता है रेपो रेट। जितना भी रेपो रेट होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। अगर मान लो कि आपको 90 दिन का भी पैसा आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन आप 90 दिन का भी वापस नहीं कर पा रहे, ऊपर से आपको और ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है, तो आपको और पैसे चाहिए। तो अगर आप उस पैसे को लेते हो, एक्स्ट्रा पैसे को लेते हो 90 दिन के बाद भी, तो उसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। क्या कहा जाता है? ओवरड्राफ्ट। ओके, और याद रखना, ये पैसे अगर आरबीआई को नहीं मिलते हैं विद इन 10 वर्किंग डेज, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 90 दिन हो गए, तो ये आपका वेस्ट एंड मीन्स एडवांसेस लग गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा और पैसा चाहिए तो आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले ली। अब उसकी भी कुछ लिमिट होगी। जैसे मान लो कि इसकी मैच्योरिटी डेट 1 जनवरी थी, ठीक है, मैच्योरिटी डेट थी। अब आपने 10 वर्किंग डेज के अंदर पैसा वापस नहीं किया तो क्या होगा? आपको आरबीआई सारी असिस्टेंस बंद कर देगी, ऊपर कोई भी पैसा नहीं देगी आपको, अगर ज़रूरत हो या ना हो, ठीक है। तो ये अच्छी प्रोसीजर अपना के रखिए। देखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग से बचने के लिए बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है। गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसे भी वापस करने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट पैसे वापस करिए। अभी आपने सुना होगा रिसेंट में वेस्ट एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर जो भी लिमिटेड थी, मतलब जो लिमिट थी ना, जैसे पहले 90 दिन का था या फिर आप 3% बस लोन ले सकते, तो ये सब गवर्नमेंट ने अभी, मतलब आरबीआई ने अपनी तरफ से बढ़ाया सब कुछ, ठीक है। तो इसे कहा जाता है वेस्ट एंड मीन्स एडवांसेस। तो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। तो यहाँ पर हमने आज पूरा मैकेनिज्म डेफिसिट का और साथ ही साथ कैसे बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं वो कंप्लीट किया। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, आई थिंक इट विल टेक 2 to 3 लेक्चर मोर, ठीक है। 3 लेक्चर के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी वाला। इसके बाद हम चालू करेंगे बजटिंग। बजटिंग के बाद वी विल स्टार्ट विद टैक्सेशन, ठीक है। तो ये पिलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।